तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कितना दूर में चला गया भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। जैविक का मतलब होता है सजीव, क्या होता है, सजीव, अर्थात जिसमें जीव हो, जिसमें जीव हो। तो जैविक कौन नहीं है, देखिए मछली में तो जीव होता है, ये तो जैविक है। यहाँ पर कौन जैविक संसाधन नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब पेड़ पौधा क्या ये सजीव है, इसमें भी जीव है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मानव भी सजीव है, इसमें भी मेरा आंसर नहीं होगा। क्या होगा, जैविक संसाधन कौन नहीं है, तो मिट्टी जैविक संसाधन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए। मतलब है कि भारत सरकार जो नियम है, वन का नियम जो है, वन का नियम जो है, वन की नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत में वन होना, जंगल होना चाहिए। क्या है, 15%, 30%, 45%, 33%। देखिए भारत सरकार वन नियम के अनुसार जो है 30% भूमि पर, 30% भूमि पर क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉरी 33% जंगल होना चाहिए। कितना, 33% में जंगल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए महानदी पर कौन सा बांध बना है, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध, नागा अर्जुन सागर बांध, हीराकुंड और रिहंद बांध। देखिए महानदी पर जो बांध बनाया गया है वो हीराकुंड बांध है। कौन सा है, हीराकुंड बांध है, और ये जो है उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि टैक्सोल है, मतलब कि टैक्सोल किसकी दवा है। मलेरिया की दवा है, कैंसर रोधी की दवा है, दर्द निवारक दवा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बोला गया है कि टैक्सोल जो है वह किस चीज की दवा है, वो किस बीमारी की दवा है। तो टैक्सोल जो है वो कैंसर रोधी दवा है। क्या है, कैंसर रोधी दवा है, यानी कैंसर के काम में आता है टैक्सोल की दवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है, देखिए ध्यान से। 5 में यह है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक, एक होता है अधात्विक। बोला कि कौन धात्विक नहीं, यानी पूछा कौन अधात्विक है, कौन अधात्विक। देखिए बॉक्साइट धात्विक खनिज है, क्रोमाइट धात्विक खनिज है, निकेल धात्विक खनिज है, और ग्रेफाइट जो है ये अधात्विक खनिज है। ये कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, कार्बन का अपर रूप है। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन टरसरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। देखिए टरसरी कोयला का मतलब ये होता है तीसरा नंबर का क्षेत्र। कहाँ तीसरा नंबर में कोयला उत्पादन होता है। देखिए झारखंड तो कोयला का भंडार है, उड़ीसा में भी कोयला का भंडार है, मध्य प्रदेश में भी कोयला का भंडार है, लेकिन मेघालय में बहुत कम मात्रा में कोयला मिलता है। टरसरी कोयला का भंडार कहाँ पे है, मेघालय में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। बोला गया है कि ये जो ऑप्शन लिखा हुआ, इस ऑप्शन में जो है कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, माने कि किससे हम परमाणु उत्पन्न नहीं कर सकते। देखिए यूरेनियम, बॉक्साइड, मोनाजाइट, थोरियम। देखिए यूरेनियम तो ये होता है, इसका प्रयोग परमाणु शक्ति में होता है, फर्स्ट नंबर में इसका उपयोग होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर में थोरियम का उपयोग होता है।
और थर्ड नंबर में मोनाजाइट का उपयोग होता है परमाणु शक्ति उत्पादन में, लेकिन बॉक्साइड जो है बॉक्साइड का उपयोग नहीं होता है परमाणु शक्ति उत्पादन में, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परमाणु शक्ति का साधन कौन नहीं है, बॉक्साइड नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया। बोला गया पूरा भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है, 5, 6, 8, 9। तो पूरा भारत को 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने, 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है। देखिए अभी तक तो एग्जाम में बिहार में बाढ़ लाने वाला नदी कौन है ये पूछा जाता था, और बंगाल में बाढ़ लाने वाला कौन सा नदी था उसके बारे में पूछा जाता था। लेकिन अब एक आ गया है कि असम में कौन नदी के कारण बाढ़ आती है। देखिए अगर पूछ दे कि बंगाल में किस नदी कारण बाढ़ आती है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा दामोदर। क्या हो जाएगा, दामोदर नदी के कारण बंगाल में बाढ़ आता है। और बिहार अगर पूछ दिया जाए तो बिहार नदी में कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आती है। और बोला कि असम में किस नदी कारण बाढ़ आती है, तो यह है ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन है, ब्रह्मपुत्रा नदी के कारण असम में बाढ़ आती है। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन बन गया है, नया सेट बना है, नया सेट बनकर तैयार हुआ है, हो सकता है अगली बार पूछ दिया जाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन है तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। बोला गया है तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। क्या बिहार से है, गुजरात से है, केरल से है, राजस्थान से है। देखिए तरुण भारत संघ यानी एनजीओ का संबंध, इसका मतलब होता है जल की आपूर्ति करना। ये संघ क्या है, जल की आपूर्ति करने वाला ये संघ है। और जल की किल्लत कहाँ होती है, राजस्थान में। कहाँ होती है, राजस्थान में होती है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। बल्कि ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन में अभ्रक है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है और इनमें सभी है। ध्यान दीजिएगा बल्कि किसका प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में किया जाता है। देखिए अभ्रक का भी प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में किया जाता है, मैग्नीज का भी किया जाता है और बॉक्साइड का भी किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। बोला गया है कि इंद्रपुरी जो जलाशय है ये योजना जो है किस राज्य में है, मणिपुर में है, बिहार में है, केरल में है या फिर झारखंड में है। तो इंद्रपुरी जलाशय जो है वो बिहार राज्य में, किस राज्य में है, बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है। बोला गया है असाधारण पुस्तक के लिए असाधारण पौधों के लिए जो तैयार की गई पुस्तक है वो पुस्तक का नाम क्या। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्या कि विलुप्त हो रहे प्रजातियों को किस बुक में रखा गया है, तो वो रेड डाटा में रखा गया, रेड बुक में रखा गया, ठीक ना। जो विलुप्त हो रहा है कि डॉल्फिन हो गया, गिद्ध हो गया, सब विलुप्त होते जा रहा है, बाघ हो गया, सब विलुप्त होते जा रहा है। ये सब चीज़ को कहाँ रखा जा रहा है, रेड बुक में इसको लिख कर रखा जा रहा है। लेकिन बोला कि असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है, तो वो है ग्रीन बुक। क्या है, ग्रीन बुक। कौन सा बुक है, ग्रीन बुक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखिए आप लोग सब जानते होंगे निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है। रबी नहीं है, रबी का मतलब क्या होता है, जो ठंडा में होता है वो रबी होता है, जो ठंडी में होता है वो रबी होता है ना। तो रबी देखिए गेहूं ठंडी में होता है तो ये रबी हो गया, चना ठंडी में तो रबी हो गया, सरसों ठंडी में तो रबी हो गया, लेकिन चावल ठंडी में होता नहीं है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा,
चावल ये क्या है, खरीफ फसल है। क्या ये है, खरीफ फसल है, खरीफ फसल है, चावल खरीफ फसल है, ठीक ना। रबी फसल ये हो गया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, मतलब कि सीमेंट जो है किससे बनता है, किस कच्चा माल से सीमेंट बनता है। तो वो चूना पत्थर है, कोयला है, एल्युमिनियम है, या फिर इनमें से सभी है। देखिए तो सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है। क्या होता है, चूना पत्थर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, तो बाबू बताइए, आप लोग 15 क्वेश्चन कर लिए हैं पूरा, तो बताइए कितने कितने बच्चे को 15 में कितना सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो बच्चे इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लीजिए, और सभी लोग मिलकर इस सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए, अब पहले ये बताइए कि कितने लोग 15 में कितना सही किए हैं। क्या 15 में प्लस 7 भी सही किए हैं? अगर 7 सही किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए, ठीक है। देखिए क्या कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है, गोवा से है, केरल से है। देखिए इनमें सभी से है। तो कोंकण जो परियोजना रेल है वो महाराष्ट्र से भी संबंध रखता है, और गोवा से भी संबंध रखता है, और केरल से भी संबंध रखता है, ठीक है। तीनों संबंध रखता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी से रखता है कोंकण रेल परियोजना का संबंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था। बोला कि 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था, क्या चीज हुआ था? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, या तो फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, या फिर जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन हुआ था, या फिर आर्थिक विकास सम्मेलन हुआ था। देखिए तो 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बोला कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लिटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। सुनिए ध्यान से, तो भारत में सबसे ज्यादा जगह अगर मिट्टी जो पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी है। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ये बोला जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे ज्यादा लाल मिट्टी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोला गया है। मतलब सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। देखिए भारत में सबसे पहले जल से करंट उत्पन्न करने वाले मशीन को कहाँ लगाया गया था? शिव समुद्रम में, मणिकरण में, दार्जिलिंग में, शिमला में। देखिए तो भारत में जो है पहला विद्युत संयंत्र जो लगाया गया वो दार्जिलिंग में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि दार्जिलिंग किस राज्य में पड़ता है। जल्दी से, दार्जिलिंग किस राज्य में पड़ता है, जल्दी बताइएगा। दार्जिलिंग किस राज्य में पड़ता है? दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है बिहार में कौन सा ऐसा जगह है, मतलब बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? मतलब बिहार में जो है उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए तो पटना है, बांका है, बरौनी है, गया है। देखिए तो ये एक ऐसा जगह है यहाँ बहुत सारा चीज उत्पादन होता है, तो वो बरौनी है, क्योंकि यहाँ तेल शोधक कारखाना भी है, उर्वरक कारखाना भी है, और पावर प्लांट भी है यहाँ पे, ठीक है, बरौनी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उर्वरक कारखाना कहाँ पे है? बरौनी में। कहाँ पे है? बरौनी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार हैं?
बोला गया कि जो नीचे ऑप्शन में लिखा गया है वो सूखे के लिए कौन जिम्मेदार है? भूकंप, क्या भूकंप से सूखा पड़ जाता है? बिल्कुल नहीं। बाढ़ से सूखा पड़ता है? बिल्कुल नहीं। वर्षा कमी या सुनामी, देखिए वर्षा के कमी के कारण क्या होता है? सुखाड़ होता है, सूखे पड़ जाता है, सूखा हो जाता है। तो बारिश ही नहीं होगा तो क्या सूखे न रहेगा? तो क्या हो जाएगा? ये वर्षा की कमी से। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। बोला सरदार सरोवर कृत्रिम, यानी सरदार सरोवर जो है जलाशय को बनाया गया था। ठीक है, तो एक चीज समझिए, सरदार का जो अर्थ होता है, सरदार लोग जो होते हैं ना वो दिल के नर्म होते हैं। क्या होते हैं? दिल के नर्म होते हैं। ठीक है, तो नर्म का मतलब क्या? नर्मदा नदी। नर्म का मतलब नर्मदा नदी। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। याद रखिएगा कि सरदार दिल के नर्म होते हैं, ये ट्रिक याद रखिएगा। सरदार दिल के नर्म होते हैं, नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है 23 नंबर में, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? ठीक है, देखिए ये आपका बुक में कहीं भी नहीं है, आपका सिलेबस से बाहर है। पता नहीं कि जो एग्जामिनेटर थे वो कंपटीशन की तैयारी वगैरह करते थे, क्या करते पता नहीं है, तो अपना बुक वाला छाप दिया, लगता है संभावना वही है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स से कोई बुक में ये है नहीं फिलहाल अभी। ठीक है, तो जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? तो वो क्या है? बुलबुल आया, बिपरजॉय आया, यास आया, या इनमें से कोई नहीं? देखिए आया तो सब आया, आया तो सब, बुलबुल भी आया, यास भी आया, बिपरजॉय भी आया, लेकिन जो 2023 में आया था चक्रवात वो क्या है? बिपरजॉय है। क्या है? बिपरजॉय है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह पृथ्वी है और इसमें जब भूकंप होता है ना 3 तरंग निकलता है। 3 तरंग निकलता है, पी तरंग, उसके बाद निकलेगा एस तरंग, उसके बाद निकलेगा एल तरंग। ठीक है, जिसमें भूकंप होता है उस समय 3 तरंग निकलता है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तीनों तरंग जब निकलता है तो पी तरंग जो है पृथ्वी की सतह से सबसे पहले टकराता है। कौन? पी तरंग जो है पृथ्वी की सतह से सबसे पहले टकराता है, और एल तरंग जो है सबसे खतरनाक तरंग है। क्या है? एल तरंग जो है सबसे खतरनाक तरंग है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन सा है? तो कौन सा है? प्राथमिक तरंग यानी कि पी तरंग है। कौन सा तरंग है? पी तरंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है? देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार है ना, संचार में बुझ रहे हो, जो कि संचार का साधन जो होता है सार्वजनिक टेलीफोन है या फिर मोबाइल है या फिर वॉकी टॉकी है या फिर रेडियो है। देखिए अगर वर्तमान में देखा जाए तो मोबाइल होगा। क्या होगा? मोबाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ वर्तमान में लिखा हुआ नहीं है। अगर बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए, किताब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किताब में सार्वजनिक टेलीफोन दिया गया। क्या दिया गया है? सार्वजनिक टेलीफोन दिया गया है। इसलिए हम लोग यहाँ अगर वर्तमान लिखता ना, वर्तमान अगर लिखता तो मेरा आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, लेकिन वर्तमान अगर नहीं है तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। कौन सा होगा? सार्वजनिक टेलीफोन होगा। क्या होगा? सार्वजनिक टेलीफोन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन काल में पारित हुआ? बोला गया है कि कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट जो है किनके शासन काल में पारित किया गया था? वो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड रिपन थे। देखिए तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट का जो है वो कब हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासन काल में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? बोला गया है कि यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस से हुआ, जर्मनी से हुआ, रूस से हुआ, इटली से हुआ। देखिए, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो शुरुआत हुई है वो फ्रांस से हुआ है। कहाँ से हुआ है? फ्रांस की क्रांति से हुआ है, फ्रांस से हुआ है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? देखिए, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? बिस्मार्क ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, मेजिनी ने और लेनिन ने। देखिए, राइन राज्य संघ की स्थापना जो किया वो नेपोलियन बोनापार्ट जी किए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? रूसो ने, टॉलस्टॉय ने, लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने। देखिए, अप्रैल थीसिस को जो लिखे हैं वो लेनिन के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? लेनिन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, 30 में क्या है? 30 में यह है कि खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? बोला गया है कि खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, केबी हेडगेवार या राजा हो गया तो राजा राम मोहन राय। देखिए, तो खुदाई खिदमतगार का गठन जो किए हैं वो किए खान अब्दुल गफ्फार खान किए। कौन किए हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान किए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर ये 31 है। लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की है? गदर पार्टी की, स्वराज पार्टी की, हिंदू महासभा की, किसान सभा की। देखिए, लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी की स्थापना की थी। कौन सा पार्टी? गदर पार्टी की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन ना। देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन में यह है कि साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन या चीन? अगुवा समझते हैं? अगुवा जब शादी ब्याह होता है तो अगुवा होता है ना, अगुवा सारा काम करता है। तो बोला कि जब साम्यवादी गुट जब चल रहा, जब बना था, तो उसको बनाने वाले कौन थे? अगुवा कौन थे? आगे के कौन बढ़ते थे? तो कौन थे? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ किसको बोलते हैं? सोवियत संघ रूस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सोवियत संघ रूस को बोलते हैं। ठीक है, याद रहना चाहिए। और सोवियत संघ अगर ना दे, रूस दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, रूस को मारना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? कौन सा? देखिए, मार्टिन लूथर की कृति कौन सी है? ध्यान देना है। अप्रैल थीसिस या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या 95 थीसिस या कॉमन बिल? देखिए, ध्यान दीजिए, मार्टिन लूथर के द्वारा जो लिखा गया है वो कौन सा है? 95 थीसिस है। क्या है? 95 थीसिस है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? बोला कि बंगाल गजट का जो प्रकाशन किया वो कौन थे करने वाले? तो जेम्स हिक्की थे, मदन मोहन मालवीय थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। देखिए, बंगाल गजट एक पत्रिका है, इनका प्रकाशन जो है जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? देखिए, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? बोला गया है यूनान जो थे इनमें से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, तुर्की, ब्रिटेन। तो यूनान जो थे वो फ्रांस के अधीन था। किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नमक कानून। क्या बोला? नमक कानून। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? देखिए, तो जब नमक कानून जो चल रहा था
उस कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी किस स्थान पर गए और नमक कानून को तोड़े? वो साबरमती थे, सूरत थे, या दांडी था, या फिर चंपारण था। देखिए, तो महात्मा गांधी जो है नमक कानून तोड़ने के लिए वो दांडी को चुना था। किसको चुना था? दांडी को चुना था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, अप्रैल थीसिस को, सोशल कॉन्स्ट्रैक्ट को, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को? देखिए, समाजवादियों का जो बाइबिल है वो दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको? दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखिए, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1945 में, 1965 में, 1975 में, 1955 में? देखिए, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? ध्यान दीजिए, 1965 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में सिंगापुर का उदय हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस? देखिए, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी को वियना कांग्रेस सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए जर्मनी जो थे वियना कांग्रेस सम्मेलन में नहीं शामिल था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 में क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की है कौन थे? एम.एन. राय थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लाला हरदयाल थे, चित्तरंजन दास थे। देखिए, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस किए। किसने किए? सुभाष चंद्र बोस जी किए हैं। और पूछ रहे कहाँ किए थे? तो सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। कहाँ पे? सिंगापुर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए, बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश? देखिए, बम्बई जो था पहले जमाने में एक राज्य हुआ करते थे। बम्बई जो है पहले जमाने में एक राज्य हुआ करते थे, उस जमाने में इसको बांट दिया गया। ठीक है, तो इनसे दो राज्य बना। वो दो राज्य कौन सा है? वो महाराष्ट्र और गुजरात है। कौन है? महाराष्ट्र और गुजरात है। लेकिन अब बम्बई राज्य खुद महाराष्ट्र में आने लगा है। किस में आने लगा है? महाराष्ट्र के अंदर है। कौन? बम्बई है। ठीक है, लेकिन बम्बई से ही महाराष्ट्र और गुजरात बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? बोला कि बिहार में जो कुल नगर निगम की संख्या है वो कितनी है? 10 है, 19 है, 12 है, या 14 है? तो बिहार में जो कुल नगर निगम है वह 19 गो है। कितनी है? 19 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1950 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुआ वो कब हुआ? 1953 में। कब हुआ? 1953 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है? चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? देखिए, चुनाव आचार संहिता का मतलब ये होता है कि जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन से कुछ दिन पहले या 1-2 दिन पहले एक वारंट आता है कि 2-3 आदमी एक जगह खड़ा नहीं हो सकते हैं या चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं आचार संहिता। तो वो लागू कौन कर सकते हैं? निर्वाचन आयोग, या क्षेत्रीय दल, या सत्तारूढ़ दल, या विपक्षी दल? देखिए, ये लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग अगर करेंगे, क्षेत्रीय दल जो होंगे, इनको चाहिए प्रचार प्रसार चाहिए। रातों रात वोट तक प्रचार करता है, वोट प्रचार कर रहे हैं लोग, है ना। लेकिन ये लोग को क्या, ये चुनाव आचार संहिता कोई लगा नहीं सकते हैं। तो ये कौन लगाएंगे? निर्वाचन आयोग लगाते हैं आचार संहिता को। कौन लगाते हैं?
निर्वाचन आयोग लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, देखिए एक स्तरीय है, दो स्तरीय है, तीन स्तरीय है या चार स्तरीय है। देखिए बिहार में जो पंचायती राज चुनाव जो है, पंचायती राज जो संस्था जो है वो के स्तरीय है, तो वो तीन स्तरीय है। क्या है, तीन स्तरीय हैं। बिहार राज्य में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो तीन स्तरीय, कितने स्तरीय हैं, तीन। कहीं कहीं त्रिस्तरीय दे देगा, त्रिस्तरीय, बौखना नहीं है, तीन में तीन ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए, आंग सान सू की किस देश की नागरिक है, मतलब आंग सान सू की किस देश की नागरिक है। बोला गया है कि आंग सान सू जो है वो किस देश के नागरिक हैं, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो आंग सान सू जो है वो म्यांमार के नागरिक हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो मिशेल बाचेलेट थी। कौन थी, मिशेल बाचेलेट थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, देखिए इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। देखिए बोला गया है कि इनमें जो ऑप्शन है ये ऑप्शन के अनुसार किस पर जो है भविष्य निर्भर करता है। देखिए जातिवाद, अगर जातिवाद को देखकर अगर हम वोट देंगे तो मेरा लोकतंत्र बिगड़ जाएगा। अगर अलगाववाद करके हम अगर चुनाव में वोट देंगे तो ये भी क्या होगा, लोकतंत्र बिगड़ जाएगा। तो हमको निष्पक्ष चुनाव करना चाहिए, जो स्वच्छ हो, जो साफ हो, जो अच्छा व्यक्ति हो उसी को हमको चुनना चाहिए, यानी निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान रहे, देखिए लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए क्या बोला है, इलेक्टेड की वोट के द्वारा चुने गए, वोट के द्वारा चुने गए लोकसभा में सदस्य की संख्या कितनी होती है। देखिए कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वो 545 होती है, ठीक है। कुल जो होता है 545 होती है, लेकिन यहाँ बोला कि चुने गए, तो चुने गए सदस्य संख्या 543 होता है। कितना, 543 होता है। लेकिन सर दो ये कहाँ से आया है, दो जो आया है इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति खुद अपने मन से चुनते हैं वो दो को। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 543, यानी कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या जो होगी 543 होगी, ठीक है। अगर कुल पूछे तो कुल होगा 545। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, चीन, भारत। कौन ऐसा देश है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वो कौन है, एक छोटा सा देश है, वो कौन सा देश है, तो वो देश जो है स्विट्जरलैंड है। यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। मतलब कि कितना जनसंख्या होना चाहिए एक गांव का तो एक पंचायत अलग बन जाएगा। फिर से बात समझिए कि कितनी एक गांव की जनसंख्या होनी चाहिए कि उससे हम एक अलग पंचायत का निर्माण कर सकते हैं, है ना। तो क्या है, 5000 जनसंख्या होनी चाहिए या 10,000 होनी चाहिए या 7,000 होनी चाहिए या तो फिर 15,000 होनी चाहिए। देखिए तो अलग पंचायत बनाने के लिए उस गांव की जनसंख्या 7,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 7,000 होनी चाहिए, तो हम अलग पंचायत बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की। जनता पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, बहुजन समाज पार्टी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने। ध्यान रहे 1975 के काल में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी।
इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। तो उस समय आपातकाल घोषणा कौन कर सकते हैं? प्रधानमंत्री। तो आपातकाल उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। तो किस पार्टी से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से वो थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपातकाल की घोषणा 1975 में किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है 53 नंबर। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? पूरा जिला का जो है प्रशासन कौन करता है? पूरा जिला का सरपंच, बाबारी तो एक पंचायत को देखते हैं, महापौर, जिला दंडाधिकारी या सत्र न्यायाधीश? क्या होगा इसका आंसर? बताइए कोई भी बताइए। इसका जो होगा डीएम होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हिंदी में बोलते हैं जिला दंडाधिकारी। क्या बोलते हैं? जिला दंडाधिकारी। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? मतलब ये सवाल ये बोल रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र से पहले राजतंत्र था, कब से यानी लोकतंत्र आ गया? लगे नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था? 2000 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में? देखिए, तो नेपाल में 2006 से पहले राजतंत्र हुआ करते थे, माने राजा का राज चलता था। लेकिन 2006 में एक आंदोलन हुआ कि हमको लोकतंत्र चाहिए, तो 2006 में ही ये लोकतंत्र अपनाया गया नेपाल में। अभी भी नेपाल में लोकतंत्र ही जारी है, अब राजतंत्र आ ही नहीं सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? देखिए, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, बोलिविया में हुआ, बेल्जियम में हुआ। ध्यान रहे, देखिए कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर जल को प्राइवेट कंपनी सेक्टर को बेच दिया गया है ना, कंपनी के अधीन चला गया, तो वहाँ के लोग बौखला गए, ठीक ना। और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए, विरुद्ध मैंने कि आंदोलन शुरू कर दिए। वो जगह क्या है? तो जगह बोलिविया है। क्या? बोलिविया जो है, यहाँ पे जल आपूर्ति के निजीकरण के लिए संघर्ष हुआ, वो जगह क्या है? बोलिविया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान रहे कि व्हिग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? यूगोस्लाविया से है, उत्तरी आयरलैंड से है, मैक्सिको से है या ब्रिटेन से है? देखिए, व्हिग एंड टोरी जो नामक राजनीतिक दो दल जो हैं वो ब्रिटेन से संबंध रखते हैं। किससे? ब्रिटेन से। काम कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला ये है 57 नंबर कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? देखिए, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब से प्राप्त हुआ? 1873 से, 1918 से, 1928 से, 1945 से? तो इंग्लैंड में महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार 1918 से प्राप्त हुआ है। कब से? 1900 ना बंद कर सुन। तो कब हुआ है? इंग्लैंड में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1918 में प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? बोला कि नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या संघात्मक शासन व्यवस्था है? दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता या इनमें से सभी? तो देखिए, तो संघात्मक शासन व्यवस्था की जो विशेषता है तो दोहरी सरकार भी है,
स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और संविधान की सर्वोच्चता भी है, यानी मेरा आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं बताइए। वार्ड पूछा है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं, 45 हैं, 48 हैं, 53 हैं या 75 हैं। तो पटना नगर निगम में 75 वार्ड है। कितने वार्ड हैं, 75 वार्ड है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान रहे, क्वेश्चन क्या है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई। बोला गया है कि भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी का गठन किनकी अध्यक्षता में हुई। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, काशीराम या अजित सिंह। देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई वो 1980 में हुआ था। कब हुआ था, 1980 में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ 1980 में किया गया और किनके अध्यक्षता में, अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। 1950 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। ध्यान रहे, देखिए क्या बोला गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 1952 में हुआ। कब हुआ, 1952 में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है, यानी कि भारत की आय कितनी है, भारत में जो है कितनी राष्ट्रीय आय है उसका गणना कौन करता है। नीति आयोग, योजना आयोग या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षक संगठन। देखिए तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो गणना करता है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब है y बराबर c प्लस i में आय का संबंध क्या है। आय है, निवेश है, ब्याज है या उपभोग है। तो y बराबर c प्लस i में आय का संबंध जो है वो निवेश है। क्या है, वो निवेश है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में। 64 में क्या है, देखिए ध्यान से, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं है। देखिए बीमा का व्यय भी राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं है और मूल्य ह्रास भी शामिल नहीं है, कच्चे माल की कीमत भी शामिल नहीं है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि सब जो है राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 65 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। जो खनन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रहे कि किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया गया है, तो वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, देखिए इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है, लगान है, ब्याज है, मजदूरी है, लाभ है। देखिए तो इनमें से जो पूंजी का पारिश्रमिक है वो ब्याज है। क्या है, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है, वो ब्याज है, यानी इंटरेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है।
हालांकि इनमें से कौन जो है संस्थागत संस्था का वित्त स्रोत है? महाजन। महाजन क्या एक संस्था बना कर रखा हुआ है कि हमको किसी को शुद्ध पर पैसा देना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यापारी क्या संस्था बना कर रखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। क्या रिश्तेदार के पास जाइएगा मांगने के लिए पैसे, तो बोलेगा हमारे पास ये नहीं है, ये संस्था तो नहीं है। तो क्या है? वो सहकारी बैंक है। कौन सा है? सहकारी बैंक है, जो कि संस्थागत वित्त का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? अल्पकालीन, मध्यम अवधि, दीर्घकालीन, इन सभी। देखिए भारतीय पूंजी बाजार जो है वो दीर्घकालीन वित्तीय संसाधन को प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? देखिए बोला गया है कि ग्रामीण विकास या फिर कृषि के लिए जो ऋण देता है, कर्ज जो देता है, वो संस्था कौन है? वो संस्था कौन है भाई? ऊपर करना पड़ेगा, नहीं दिख रहा है क्वेश्चन ऑप्शन। चलिए कौन है वो? सहकारी बैंक है, भूमि विकास बैंक है, या नाबार्ड है, या भारतीय रिजर्व बैंक है? तो देखिए तो कृषि के लिए जो ऋण देता है वो कौन देता है? नाबार्ड देता है। कौन देता है? नाबार्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 71। देखिए 71 में है, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? बोला गया भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 1901 में, 1904 में, 1912 में, 1915 में। तो भारत में सहकारिता आंदोलन को जो प्रारंभ हुआ वो 1904 में हुआ। कब हुआ? 1904 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब लोग मिलकर एक बार जोड़ लगाकर शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? देखिए बोला कि जो देश विकसित होते हैं तो वहाँ के लोग कैसा काम करते हैं? कृषि करते हैं, या विनिर्माण कर क्षेत्र में काम करते हैं, या सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, या इनमें कोई नहीं होगा। देखिए जो विकसित देश हैं वहाँ के लोग क्या करेंगे? लैपटॉप से काम करना चाहेंगे, ऑफिस में काम करना चाहेंगे। जो विकसित देश है ना, तो इनका क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं। सेवा क्षेत्र में अधिक कार्यरत वो रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1975, 1982, 1991, 1995। देखिए भारत में जो है न्यू आर्थिक नीति जो लाया गया वो 1991 में लाया गया। कब लाया गया? 1991 में लाया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 में कृषि उत्पादकों के प्रमाण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए कृषि उत्पाद के जो प्रमाण जो होते हैं उसमें कौन सा चिन्ह रहता है? ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, इनमें सभी। देखिए ISI मार्क जो होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है उसमें ISI मार्क होता है। और जो भी आभूषण होते हैं उसमें हॉल मार्क होता है। क्या होता है? हॉल मार्क होता है। और कृषि उत्पादन जो संबंधी, खाद्य पदार्थ जो संबंधी है वो उसमें एग मार्क होता है। क्या होता है? एग मार्क होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। देखिए 75 में क्या है? मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? बोला कि मानव पूंजी का जो घटक है वो क्या है? भोजन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। देखिए मानव पूंजी, कोई भी व्यक्ति पूंजी लगाते किस लिए? क्यों खटना चाहते हैं? क्योंकि हमको भोजन चाहिए, हम अच्छा रहें, स्वास्थ्य अच्छा हो, और शिक्षा के लिए। तो इनका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी चाहिए हमको। देखिए
जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? 1980 में, 1989 में, 1997 में, 2004 में। देखिए जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 में लागू की गई थी। कब? 1989 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए HDI मानव विकास सूचकांक, HDI का पूरा नाम हिंदी में होता है मानव विकास सूचकांक। अगर अंग्रेजी पूछे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे। तो मानव सूचकांक जो है, मानव सूचकांक, विकास सूचकांक अर्थात HDI कब से शुरू की गई? 1980 से, 1990 से, 1970 से, 1960 से। तो HDI का जो शुरुआत किया गया वो 1990 से किया। कब से किया गया? 1990 से शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है। इसमें क्या कह रहा है देखिए, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? बोला गया है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि, कृषि, मछली पालन, है ना, मछली पालन, पशुपालन। क्या होगा? पशुपालन, ठीक है। देखिए तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये तो प्राथमिक क्षेत्र में हो गया। डाउट अब हम लोग इस दोनों फंसे हुए ना। देखिए ये दोनों में तो वानिकी का मतलब होता है वन, यानी कि क्या होता है? वन, वन जंगल। तो जंगल लगाना क्या एक तरह का कृषि है? जंगल लगाना क्या एक तरह कृषि है? तो ये भी किस में आ गया? प्राथमिक में आ गया। मेरा आंसर हो जाएगा बी निर्माण। हो जाएगा बी निर्माण जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 79। देखिए इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को हल करता है? वस्तुएं, वस्तु, मुद्रा, मुद्रा या इनमें सभी। देखिए इसका जो आंसर होगा, बोला गया है कि दोहरे संयोग की समस्याओं को कौन हल करता है? वो मुद्रा है। वो क्या है? वो मुद्रा है जो कि दोहरे समस्याओं के संयोग को हल करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 और इस ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? व्यापार का बैंक नहीं, जिससे हम व्यापार नहीं कर सकते, वो कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए हम इनमें से जितना भी बैंक है सभी में से हम लोग पैसा निकासी कर सकते, लेन देन कर सकते हैं, है ना। लेकिन RBI जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि RBI, इससे हम लोग पैसा निकाल नहीं सकते हैं। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहता है? बैंकों का बैंक, यानी कि बैंक का दादाजी यही है ना। बात समझे ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ ये सेशन समाप्त हो गया है। तो फिर जो है हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या मिनट गया?